वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने इससे पहले सल्तनत काल पूरा देख लिया था। ठीक है, सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सारे वंश डिस्कस कर लिए थे। और हम लोगों ने कल देखा था कि 1526 में बाबर आता है और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है और सल्तनत काल का अंत हो जाता है। और वहीं से शुरू होता है हमारा मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर था। ठीक है, आपको मुगल वंश का संस्थापक याद रखना है। जो जो पॉइंट बताते जाए सिर्फ वही पढ़ना। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो अगर मतलब पढ़ना चाहो, कोई मना नहीं है। ठीक है, लेकिन इतने में ही काम चल जाएगा। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। ठीक, इस पॉइंट में इतना ही। शासनकाल इसका कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 तक रहता है। इसमें भी इसने कई सारे युद्ध लड़े। ठीक है, 26 में पानीपत का, ठीक है, फिर खानवा का, ठीक, चौसा का, ये सारी कई सारे, चौसा का नहीं, चंदेरी का, ठीक है, ये सारे युद्ध लड़े इसने। अभी देखेंगे आगे। तो बाबर का जन्म कहाँ होता है? उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना के छोटे राज्य के शासक थे, उनके यहाँ होता है। ये भी भाई पिताजी के बाद ये भी बैठ जाते हैं गद्दी पे। ठीक है, और इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की, जो किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। मतलब आपने मंगोल शासक पढ़े थे ना, उसमें तैमूर था, याद है? वो जो तैमूर था, ठीक है, मंगोल शासक, ठीक है, उन लोगों ने किसी ने भी धारण नहीं की थी। तो बाबर ने धारण की। कौन सी? बादशाह की उपाधि। इनके 4 बेटे हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा। ठीक है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान जो 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, पहला अटैक जो होता है भारत पर वो 1519 में होता है। ठीक है, लेकिन तब स्थापना नहीं होती है भारत में। ठीक है, मुगल साम्राज्य की, केवल अटैक करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है, अब और किसके विरुद्ध हुआ था? जो पहला अटैक था वो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने अपनी पहली बार तुगलमान युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या था, इतना विकसित नहीं था। ठीक है, उन लोगों ने कई सारी मतलब तोपों इन सब का आविष्कार कर लिया था उस टाइम पे। ठीक है, जो भी ये मुगल आए, ठीक है, तो उनकी युद्ध शैली अच्छी थी, इस वजह से यहाँ के लोग हार गए। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के पहले युद्ध में भाग लिया। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफा, इन दोनों को याद रखना है। फिर आता है हमारा बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो कौन कौन से युद्ध लड़े इन्होंने? पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में, 26, 27, 28, 29 तीनों याद रखने हैं। ठीक है, लाइन से हैं, 26, 27 चारों। ठीक है, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी और फिर घर गए। ठीक है, ऐसे याद रखना है। पानी पिया, देन खाना खाया, उसके बाद चाय पी और देन घर गया। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। दूसरा खानवा का युद्ध होता है 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच में। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध है। चौथा घाघरा का युद्ध है। ठीक है, तो 26, 27, 28, 29 चारों युद्ध हो गए। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। खानवा का जो युद्ध है ये राणा सांगा और बाबर के बीच में। चंदेरी का मेंदनी राय और बाबर के बीच में। घाघरा का अफगान और बाबर के बीच में। ठीक है, जिसमें सब में बाबर ही जीतता है। तो आपको इतना याद रखना है। पानीपत, पानी पिया, देन खाना खाया, फिर चाय पी और घर गया। पानी पिया मीन्स पानीपत, खाना खाया मीन्स खानवा का युद्ध, चाय पी मीन्स चंदेरी का, और घर गया मीन्स घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो 1526, 1527, 1528, 1529 लाइन से। ठीक है, फिर पहला जो पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और जो खानवा का था वो राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर सब में कॉमन है। ठीक है, चंदेरी मीन्स मेंदनी राय। ठीक है, चंदेरी में रा आखिरी में आ रहा है, राय में भी रा आ रहा है। ठीक है, खानवा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पानीपत इब्राहिम और बाबर के बीच में, खानवा का बाबर और राणा सांगा के बीच में, चंदेरी का बाबर मेंदनी राय के बीच में, और घाघरा का बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। ठीक है, बाकी युद्ध स्थल में कोई मारे नहीं गए। ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी जब सल्तनत कालीन अंत होता है व्यवस्था का, ठीक है, तो उसमें पहला शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। ठीक है, इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा। ठीक है, तो इसने कोहिनूर हीरा लिया था किससे? ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत, उनके परिवार से। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो बाबर उदार प्रकृति का था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था? कलंदर। फिर खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। खानवा का युद्ध होता है, अभी हमने देखा किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, तो उसमें जिहाद का नारा दिया बाबर ने। और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। विजय हो गया,
मतलब जीत गया युद्ध में और इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। अब क्या होता है, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत खान ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। ठीक है, तो नुसरत खान के साथ एक संधि हुई थी। प्रारंभ में बाबर मृत्यु हो जाती है आगरा में। ठीक है, उसके बाद बाबर के शव को कहाँ ले जाया जाता है, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक है, पहले आराम बाग में दफनाया जाता है, उसके बाद उसकी इच्छा थी कि काबुल में मुझे दफनाया जाए, तो इसलिए उसको बाद में निकाल करके काबुल में दफनाया गया। ठीक है, एक बार में ही दफना देते, पता नहीं आराम बाग में दफनाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। अब दफनाया, फिर निकालो, फिर चलो वहाँ चलो। ठीक है, बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। ठीक है, एक ऐसी भाषा थी क्योंकि वो उधर ही से आया था। ठीक है, तुर्क से तो तुर्की भाषा थी, लेकिन वो अरबी और फारसी में भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में किसने किया है, अब्दुल रहीम खाना खान ने किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बाबरनामा किसकी कृति है, किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की है, लिखी भी बाबर ने ही है। किस भाषा में है, तुर्की में लिखी गई है, क्योंकि इसकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी, लेकिन ये फारसी और अरबी भी जानता था। ठीक है, अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजनाओं और उन्हें बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे, 4 समान हिस्सों में बटे हुए थे। आपने देखा होगा इस टाइप के बाग होते थे। ठीक है, अभी भी मुगल कालीन जैसे बाग हैं। ठीक, तो यहाँ पे बढ़िया बाग है, ये रास्ते चारों तरफ। ठीक है, ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक है, 4 बाग सुना है ना, 4 बाग यही होता था, 4 बाग थे, बीच में रास्ते। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, किसके समय में हुई, तो ये अकबर के समय में मानी जाती है। ठीक है, अकबर को जब पढ़ेंगे तो वहाँ वो देखेंगे। बाबर को मुइयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो बाबर को क्या मानते हैं, मुंबईयान नामक पद्य शैली। ठीक है, मतलब पद्य में गद्य पद्य सुना है ना हिंदी में रचना वाली, तो पद्य शैली की का भी जन्मदाता इनको माना जाता है। बाबर पद्य में कविताएं होती थी। ठीक है, कविताएं, गद्य में क्या लिखते, कहानी नाटक ये सब आते हैं, और पद्य में कविताएं, दोहा, ठीक टाइप गाने वाले जैसे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं होता है। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन होता है, हुमायूं आता है। अब हुमायूं 1530 में बैठता है और 1556 तक इसका शासनकाल चलता है। नसरुद्दीन हुमायूं जो है 29 दिसंबर 1530 में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था, तो बदश खां का सूबेदार था। ठीक है, इनके पिताजी ने कहा था कि सबको दे देना राज्य, तो इन्होंने बांट दिया भाई, अपने भाई कमरान को इन्होंने काबुल दे दिया। अभी देखा था अपने 4 बेटे थे। ठीक है, सबको एक एक दे दिया। ठीक है, कामरान को काबुल और कांधार दे दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दे दिया, और मिर्जा हिंदाल को अलवर मेवाड़ की जागीर दे दी, और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदश खां दे दिया। ठीक है, जहाँ का ये गवर्नर था, वो बाद में किसको दे दिया, अपने चाचा के भाई, मतलब चचेरे भाई को, चाचा के लड़के को दे दिया। अब देखो क्या होता है, हुमायूं ने दीनपना नामक एक नए नगर की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा हुमायूं बीच में बाद में अटैक भी होते हैं ना, तो बीच का ये गायब रहेंगे, इनका शासनकाल पूरा नहीं है। ठीक है, 1533 में हुमायूं ने क्या बनाया है, दीनपना नामक एक नया नगर बनाया था। बाद में ये यहीं से गिर गए थे सीढ़ियों से और ऊपर पहुँच गए थे। ठीक है, 1533 में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नगर बनाया, ये आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में 1539 में। ठीक है, 1539। ठीक है, इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। ठीक, शेर खां जीत जाता है। अब इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। आपने सुना ना, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई, शेर शाह सूरी, वही ये शेर शाह है। ठीक है, फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। पहले युद्ध में जीत जाता है शेर खां, और उसके बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध कभी होता है 39 में, और बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध भी जिसको कहते हैं 1540 में होता है। ठीक है, तो चौसा 39 में और बिलग्राम का कन्नौज का, ठीक है, बिलग्राम को या कन्नौज को एक ही चीज़ है। ठीक है, 1540 में होता है, और इसके बाद हुमायूं पराजित हो जाता है, और शेर खां ने आसानी से इसके बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, इधर उधर टहलता है। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी हिंदाल, आपने देखा ना, इसका भाई था, ये देखो ऊपर देखा था, कामरान, मिर्जा अस्करी, अलवर की जागीर किसको दी थी, मिर्जा हिंदाल को। ठीक, तो हिंदाल के गुरु थे कौन, फारसवासी
मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ठीक है। तो इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ इनका निकाह हो जाता है। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है, ठीक है। इनकी वाइफ कौन थी, तो हमीदा बानो बेगम थी। और ये जो थे कौन, मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ये इनके भाई के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, 1555 में वहीं रहते हैं ये तब तक। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके फिर से गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। आपको पता है कालिंजर का किला जो है युद्ध में क्या होता है, शेरशाह 1545 में ही विजय कर रहा होता, मतलब तोप चलाता है तो वो तोप उल्टा उसी के लग जाती है और उसमें वो मर जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ज़्यादा मतलब शक्तिशाली शासक नहीं हो पाते उसके मतलब जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, तो इस वजह से बाद में फिर से अटैक करता है और जीत जाता है, ठीक है। तो 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः गद्दी पर प्राप्त कर ली, ठीक है। तो 1555 में हुमायूं फिर से आ जाता है, ठीक है। ये अभी कब चौसा के युद्ध या मतलब 39 में हुआ था, फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद ही 1540 में चले गए थे। 1555 में फिर से गब्बर इज बैक, ठीक, फिर से आ जाते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन से हैं, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरिंदी, मतलब अपने शासन काल भर ये लड़ते ही रहे। देवरा का युद्ध सबसे पहले आते ही हुआ, 1530 में बैठे थे, 1531 में इनका देवरा का युद्ध, चौसा का 39 में, बिलग्राम का 40 में, और सरहिंदी का युद्ध फिर से आए बैठे जैसे तुरंत फिर युद्ध 1555 में, ठीक है। दीनपनाह नामक नगर इन्होंने बसाया था, अभी आपने देखा था कब बसाया था, 1533 में। और वहीं पुस्तकालय एक बना हुआ था जिसे शेर मंडल, ठीक है, शेर मंडल कहा जाता है, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरे और पहुंच गए ऊपर। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। देखो आपने देखा कि जब से वो बैठा था सिंहासन पे तब से लड़ता ही रहा, कितने सारे युद्ध उसने लड़े, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंदी, ठीक है। जैसे बैठा तुरंत युद्ध लड़ता रहा, ठीक है। 1556 में अभी क्या होता है, एक ही साल तो हुआ था, 1555 में ही तो वो आया और 1556 में ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो उसको ज़्यादा शासन भी करने का समय नहीं मिला, ठीक है। और जितने में शासन किया उसमें इतने सारे युद्ध, तो इसीलिए जो इतिहासकार लेन पुल हैं उन्होंने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, ठीक है, ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसीलिए इसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे, ठीक है। जो दिन वो ज्योतिष के हिसाब से पहनेंगे और मतलब जिससे उसका अच्छा रहे। इनकी ज्योतिष तो बड़ी ख़राब थी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। फ़ायदा भाई ज्योतिष मतलब अगर इनका फ़ायदा होता ना, 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहने, इतने नियम से रह रहे हैं, तो इतने सारे युद्ध लड़के ये इनका निपटारा नहीं होता है ना, लेकिन इनका निपटारा हो गया, ठीक। तो ये ज़्यादा ही अंधविश्वासी थे। शेरशाह 1540 से 1545 तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन है, अफगान वंशी शेरशाह सूरी था, ठीक है। सूरवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी। आरके कानून के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौर स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर इनका जन्म हुआ था, ये ठीक है। बीच में जो आए हैं शेरशाह, इनका मतलब पढ़ ले रहे हैं, 40 से 45 तक ये भी रहे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसका ये नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इतना याद नहीं रखना है, इनका ये याद रखना है कि इनका बचपन का नाम क्या था, फरीद था, सूरवंश से रिलेटेड है, सूरवंश के हैं तभी तो शेरशाह सूरी नाम है, ठीक है। इनके पिता कौन है, हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे, ठीक है। तो पिताजी क्या थे, सासाराम के जमींदार थे और बचपन का नाम इनका फरीद खां। फरीद ने एक शेर को एक तलवार के एक ही वार से मार दिया था, जिसके कारण प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान ने इनको शेष खां की उपाधि थी। कौन है शासक, मोहम्मद बहार खान लोहानी, ठीक है। बहार खान ने इनको शेर की उपाधि थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध आपने देखा हुमायूं के साथ हुआ था, उसके बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था, ठीक है। एक तोप थी, मान लो ये कोई तोप है, ठीक है। यहाँ से इसने ऐसे दीवार पे, ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पे इसने गोला दागा, ठीक है। तो यहाँ से गोला पैक होके इन्हीं के ऊपर आ गया, ठीक है। ये मान लो ये खड़े हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे इन्हीं के ऊपर आ गया वापस और ये इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। अब देखते हैं आगे।
कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंटे टीले पर निर्मित है। पूछा जाता है आपसे शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे सासाराम में है, झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित है। ठीक है, सासाराम याद रखना है बस। रोहतासगढ़ किला ए कुहेना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी पुत्र इस्लाम शाह था। ये कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें नहीं है, आपको ये याद रखना है कि 32 अंक वाला सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग इसने किया था भूमि मापन के लिए। ठीक है, और कल आपने देखा था भूमि मापन के लिए क्या यूज़ किया गया था, नीचे बताएंगे जरा। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकारी लगान के रूप में वसूला जाता था। और काबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। आपने देखा था कल फिरोज शाह ने केवल जो 1/4 पार्ट लिया था, बाकी सबने 4/5 पार्ट अपने पास रखा था। ठीक है, काबूलियत और पट्टा की शुरुआत पट्टा प्रथा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से फिर से स्थापित किया था। ठीक है, जो पटना है बिहार में, उसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड डाक व्यवस्था का प्रचलन किसने स्टार्ट किया, तो वो है हमारे शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अकबर के बारे में कल देखेंगे हम लोग, तो एक बार फिर से फाइनल टच दे देते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन के तौर पे, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। ठीक है, और उसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, बाद में क्या होता है, तुगलका नामक युद्ध नीति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बाबर ने किया। पानीपत के युद्ध में 4 युद्ध इसने लड़े, पानीपत का, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में, चंदेरी का बाबर मेंदरी राय के बीच में, अफगान और बाबर के बीच में होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये चारों युद्ध लड़े और राणा सांगा के खिलाफ इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। और बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, इसने अपनी जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी है। और अब्दुल रहीम खाना खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया है। और मुबैयान नामक पद्य शैली का जो जन्मदाता है वो भी बाबर को ही माना जाता है। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं आता है। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं सिंहासन पे बैठता है तुरंत ही 1531 में युद्ध लड़ते हैं। कौन सा, अभी देखा था हमने, कौन सा युद्ध लड़ते हैं, देवरा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद ये गद्दी पर बैठने से पहले बदस खां का सूबेदार था, बाद में ये अपने चाचा के लड़के सुलेमान को ये पद दे देता है। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ता है और बिलग्राम का युद्ध भी 1540 में होता है। और उसके बाद शेरशाह सूरी आ जाता है, कब्जा कर लेता है इस पर। 1555 में फिर से हुमायूं जो है हरा करके फिर से गद्दी पर बैठ जाता है। 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके ये इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दीन पनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों से। ठीक है, पुस्तकालय का नाम शेरमंडल। ठीक, और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम करती हैं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहन के आता था। ठीक है, और शेरशाह सूरी अफगान वंश का था, सूरी वंश का था। ठीक है, अफगान शासक था। इनके पिता जो थे वो कौन थे, इनके पिता जौनपुर के सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, बाद में इसका मकबरा भी सासाराम में ही बनता है। और इसके बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, एक तलवार को एक ही बार से मार दिया था, इसलिए इसे शेरखां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं किधर चला गया था, सासाराम, बिलग्राम के युद्ध के बाद सिंध चला गया था। ठीक है, वहाँ कौन सी इनकी बेगम कौन थी, हमीदा बानो बेगम, उन्हीं से अकबर होते हैं बाद में। ठीक है, और शेरशाह के समय पैदावार का 1/3 पार्ट जो है सरकार भी लगान के रूप में लेते थे। काबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह ने की थी। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बाद में स्थापित किया था इसने। ग्रैंड ट्रंक रोड और डाक प्रथा का प्रचलन भी इसने किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए। ठीक है, उसमें टाइप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे हुई नहीं होगी, अब बुक ही है, सब सही होगा लगभग, कोई चीज़ें नहीं गलत होंगी। और अगर है भी तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, एक ये भी याद रख लेना। ठीक है, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम इसने चलवाए थे। ठीक है, और अब बस करते हैं। ठीक है, कल हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे और अकबर के बाद फिर कौन आएगा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।